बेटा जो रिमेनिंग हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको आपको नोट्स करके कॉपी में एक एक रखना होगा। तो इसमें हम लोग एंट्रोपी तो देखेंगे, एंट्रोपी हेडिंग लगाएंगे। एंट्रोपी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, it is the measurement of disorder, it is the measurement of degree of freedom, it is the measurement of that is the आपका uncertainty। तो लिखेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी it is the measurement of randomness या disorder या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बाबू जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा तो आपका एंट्रोपी बढ़ेगी। एक प्रकार का डिफाइंड फंक्शन किया गया है, कर्नाट साइकिल से आया हुआ है, फिजिक्स में इसमें सर पढ़ा देंगे आपको। तो कहेंगे इसमें क्या बातचीत है कि जैसे अगर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल पैक्ड है, लिक्विड में गए तो थोड़ा मॉलिक्यूल दूर दूर तक चला गया, और गैस में गए तो और दूर दूर तक चला गया। यानी सॉलिड से गैस में जाने में दैट इज द एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस सॉलिड टू गैस। जैसे आपने वाटर को वेपराइजेशन किया, वाटर लिक्विड्स वाटर वेपर में गया, तो हियर द एंट्रोपी इंक्रीजेस, हियर द एंट्रोपी इंक्रीजेस। जैसे आपने सब्लिमेशन किया, किसी सॉलिड को सब्लिमेट किया तो वेपर में चला गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और हम एस बोलेंगे, एस इंक्रीजेस। ओके। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना होगा, जहां तेज लगेगा वहां वीडियो पॉज करके आराम से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि एंट्रोपी जो होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, एंड दूसरा ध्यान रखना होगा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी हम ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जा रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा घटा के प्रोसेस बहुत सिखाए हैं, तो आपका सब में जो है इनिशियल और फाइनल सेम आ जा रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस सब में सेम आएगा। चेंज एंट्रोपी इसी का मतलब होता है दैट इज द स्टेट फंक्शंस। अगला ध्यान रखना होगा कि जो एंट्रोपी देखा जाता है कि रैंडमनेस का माप है, जितना मेजरमेंट बढ़ेगा रैंडमनेस बढ़ेगा। यानी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एंट्रोपी इंक्रीजेस। लेकिन वही अगर हम लोग चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं डेल्टा एस, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट चेंज इन एंट्रोपी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फंक्शन कर्नाट साइकिल से डिफाइंड हुआ है बेसिकली, कि कैसे आपका आता है। इतना पॉइंट करेंगे कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे वेपराइजेशन में एंट्रोपी बढ़ गया, सब्लिमेशन में एंट्रोपी बढ़ गई। एक तरह का स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट पॉइंट में हमने बताया कि एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंड चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। अभी स्टेट में है, दूसरे में गए तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, दैट इज 1/t। इतना पॉइंट कॉपी में करेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, मैंने ही बताया कि एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। बेसिकली एंट्रोपी का फीलिंग थोड़ा कार्नोट साइकिल से आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, तो एंट्रोपी हमेशा चेंज इन एंट्रोपी जो होता है
चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस जो होगा एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, या कोई रिएक्शन ए बी में जा रहा है, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। इसको कॉपी में लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो रैंडमनेस बढ़ेगा। पॉलीमराइजेशन, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के एक हो गए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट गया, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। पहले इथीन 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 200 थे, अब ये सब कंबाइंड होकर के पॉलीथीन बना दिया, एक हो गए, तो यहाँ एंट्रोपी डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई चेंज इन एंट्रोपी का साइन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। इथीन से पॉलीथीन बनाते, इथीन से पॉलीथीन, इथीन था तो रैंडमनेस ज्यादा था, पॉलीथीन बन गया, एक हो गया तो कम हो गया पॉलीमराइजेशन। लाइक नॉट ओनली इथीन पॉलीथीन, बहुत सारे पॉलीमराइजेशन होते हैं, तो वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज्यादा तो निगेटिव हो गया। ग्रेफाइट डायमंड में जा रहा है। हम लोग पढ़े हुए कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, तो लेयर स्लाइड करते हैं, और स्लाइडिंग जब ज्यादा आएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। जब डायमंड में जाते हैं तो ये पैक हार्ड स्ट्रक्चर्स हो जाता है, यहाँ जो है आपका रैंडमनेस कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एंट्रोपी डिक्रीजेस एंड चेंज इन एंट्रोपी इज द निगेटिव। अगर कोई रिएक्शन के फॉर्म में दे दिया और पूछ दे कि एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमें गैसियस मोल को ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा बेटा? गैसियस मोल। और इधर टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल 4 है, 3 1 4, और इधर जो टोटल नंबर ऑफ गैसियल मोल कितने हैं? 2 हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में गैसियल मोल घट गया। मोल का ज्यादा होना मतलब रैंडमनेस का ज्यादा होना, मोल का कम होना मतलब रैंडमनेस का कम होना। तो इधर गैसियस मोल्स कितने हैं? 4। नाइट्रोजन का एक बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। जब भी रिएक्शन दे तो इक्वेशन मस्ट भी बैलेंस होना चाहिए, और बाबू रे गैसियस को ध्यान देना होगा। तो इधर गैसियस हो गए 4 और इधर गैसियस हो गए 2, तो गैसियस मोल्स घट गया, एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई चेंज इन एंट्रोपी इज द नेगेटिव। चेंज लिख लेना होगा फाइनल में, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे क्वेश्चंस वगैरह। व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में जा रहा है। पहले जब क्वेश्चन हम दिए थे तो वीडियो पॉज करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर जब हम सॉल्यूशन करा रहे हैं तो आप सॉल्यूशन करेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है P4 सिंगल यूनिट होता है, लेकिन जब यही व्हाइट रेड में जाता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो P4 पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर के पॉलीमर हो जाता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। दैट्स व्हाई एंट्रोपी डिक्रीजेस। वेपराइजेशन, अरे गजब, वेपराइजेशंस, व्हाट इज द वेपराइजेशंस? दैट इज द कोई भी लिक्विड वेपर में गया। अभी हमने सीखा है कि सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा, तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। दैट्स व्हाई हियर द एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड चेंज इन एंट्रोपी इज द पॉजिटिव। क्योंकि लिक्विड गैस में गया तो एंट्रोपी बढ़ गई, तो चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल, बढ़ गया, बढ़ा हुआ में से कम घटाएंगे तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, एकदम एक खोपड़ी में चला जाए कि 2 गैस या 3 गैस को जब भी मिक्स करेंगे, पहले एक गैस था फिर बाहर से डालेंगे, तो इधर उधर जो है कोल्यूजन होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा। या 2 लिक्विड्स को भी आपस में मिलाएंगे, वाटर में इथाइल अल्कोहल, चाहे वाटर में कोई भी नाइट्रिक एसिड, 2 अगर लिक्विड्स को भी मिलाएंगे तो हमेशा जो है नए बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड वगैरह टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो एंट्रोपी जो है इंक्रीज करेगी। या कोई पानी में शुगर डाल दीजिए, पानी में आप नमक डाल दीजिए, डिसोल्यूशन कर दीजिए, तो वहां भी रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ये नोट पॉइंट में लिखना होगा, मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 गैसेस, मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 गैसेस के केस में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन किसी का, सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, या लिक्विड गैस का सॉल्यूशन, नॉट ओनली सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि पानी में चीनी, तो जितने टाइप का, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो जब भी हम मिक्सचर्स बनाएंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो हियर द एंट्रोपी इंक्रीजेस, हियर आल्सो एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब हम जब भी रिएक्शन देगा तो मैंने क्या सिखाया था, किसको ध्यान देना होगा बाबू रे? रिएक्शन में गैस को।
तो रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, इग्नोर मारेंगे, इधर जा रहे हैं तो गैस बन रहा है, गैस का संख्या ज्यादा होना तो नंबर ज्यादा होना तो एंट्रोपी का बढ़ जाना एंड चेंज इन एंट्रोपी का पॉजिटिव आना। ये इक्वस मीडियम Ag प्लस था तो रैंडमनेस ज्यादा था, Cl माइनस था भी तो रैंडमनेस ज्यादा था। जब ही AgCl बना तो AgCl सॉलिड होता है और ये पेंदी में जाके बैठ जाएगा, जब बैठ जाएगा तो सुस्त हो जाएगा, अब इसमें मोशन नहीं होगा, जिसमें मोशन ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा। एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ तो रैंडमनेस घट गया, दैट्स व्हाई एंट्रोपी घट गई। हेंस इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज द पीपीटी रिएक्शन, हेंस इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंट्रोपी क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा। यहाँ आते हैं, सॉलिड को इग्नोर मानना है, इधर गैस 1 मोल हो गया, गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, गैसियस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लीजिए। तो फिर अगला पॉइंट क्या है, तो बेटा जहां जरूरत पड़ेगा वहां वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से इसको लिखेंगे नोट्स में पेन चला चला करके और आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार कायदे से वीडियो को पॉज करेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे। तो मैंने क्या सिखाया, आप होप सो आप लिख लिए होंगे। तो कहा गया कि जो एंट्रोपी है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डज नॉट डिटरमिन। हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का क्या है और इसको ऊपर किया तो क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि यहाँ से यहाँ ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, ये साइड पे ले गए तो उसका चेंज इस पॉइंट से और इस पॉइंट का चेंज निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई ठीक लाइक सिमिलर टू दिस, जब भी हम लोग डिटरमिन करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी डिटरमिन करेंगे। इसी बात को समझने के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी नहीं निकालते हैं तो मेरे को हमेशा चेंज निकालना होगा, तो वो भी निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए एक रिफरेंस माना जाता है। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी का जब भी पढ़ते हैं तो एक रिफरेंस मानते हैं कि 0, उसी तरह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को नहीं निकाला जाता है, इसीलिए कि थर्ड लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो सीखेंगे, वो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ऑलवेज हम लोग चेंज निकालेंगे एंड चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है S फाइनल माइनस S इनिशियल, मतलब फाइनल फेज में चला गया माइनस इनिशियल। अगर रिएक्शन को जा रहा है A गिव्स आउट B तो चेंज इन एंट्रोपी होगा एंट्रोपी ऑफ द B माइनस एंट्रोपी ऑफ A, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की, क्योंकि ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। वही हमने बात लिखा, जैसे कोई रिएक्शन A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D जा रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी बराबर एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे C माइनस क्या हो गया A। तो हमेशा चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई रिएक्शन जैसे चल रहा है, मान लिया जाए A B C D इसका कोफिशिएंट है, स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, तो A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D है। तो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट पर मोल में डिफाइन हो रहा है, तो C का मोल कितना है, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C प्लस D कोफिशिएंट है D इंटू एंट्रोपी ऑफ D माइनस रिएक्टेंट में A इंटू SA का मतलब एंट्रोपी ऑफ A माइनस D इंटू SD का मतलब एंट्रोपी ऑफ D। व्हाट इज दैट, SA SD जो लिखे हैं ये क्या है, तो SA, SB, SC, SD क्या है, एंट्रोपी ऑफ ABCD रेस्पेक्टिवली। SA, SD, SD क्या है, एंट्रोपी ऑफ द ABCD रेस्पेक्टिवली। एंट्रोपी निकालने के लिए कर्नाड साइकिल से डायरेक्ट फॉर्मूला आया है जिसको आपको मेमोरी में रखना होगा, एंड चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है चेंज इन हीट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, या तो एब्सॉर्ब किया या तो रिलीज किया, चेंज इन हीट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन T। अगर लार्ज एक्सटेंट पे एंट्रोपी हो रहा है या तो स्मॉल फाइनाइट,
अगर हो रहा है लार्ज एक्सटेंट पे तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू मतलब चेंज इन हीट अपॉन टी, डी क्यू बाई टी, चेंज इन हीट, ये हीट है इन द रिवर्सिबल चेंज इन हीट बाई टी। तो चूंकि ऊपर हीट हो गया तो यूनिट या तो कैलोरी पर केल्विन होगा या जूल पर केल्विन होगा। इसको क्या जैसे कॉपी में बनाते चलिए, बहुत आसान है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर से बहुत आसान है। तो हम लोग बाबू बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं, नेचुरल फिनोमिना लाइक स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप इटसेल्फ होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बिना एक्सटर्नल एजेंट का। जैसे लुक एट दिस, मान लो हमने यहाँ पे इस कंटेनर में हमने गैस रख दिया है और यहाँ पे हमने एक स्टॉपर लगा दिया है, दिस इज द गैस, और यहाँ पे इम्पटी है। लेकिन जब भी हमने स्टॉपर को ओपन किया तो यहाँ पे गैस आपका इसमें से इसमें दोनों तरफ फ्लो हो गया। तो ये हो गया तो हो गया, बस नो एनी आइडिया कि भाई इसको हमने किया तो क्यों हो गया। एक कह सकते हैं कि सर यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम था, इम्पटी था, यानी गैस का फ्लो जो है इस साइड से इस साइड से हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नो एनी एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस अकर ऑन इटसेल्फ, अपने आप हो सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में रिएक्शन कराने के लिए मेरे को कैटलिस्ट की जरूरत पड़े, हल्का सा कैटेलाइज करना पड़े, लेकिन उसके बाद वो अपने आप स्वतः होने लगे, स्पॉन्टेनियस होने लगे, तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जैसे लकड़ी है, कोई लकड़ी का पीस है, वुड ऑफ पीस, शुरू में हमने माचिस से इसको इग्नाइट किया, जलाया, अब जला के छोड़ देते हैं तो ये ऐसा थोड़ा कि 1 घंटा तक माचिस उसमें मारना रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये अपने आप जल जाता है। तो शुरू में कैटेलिटिक एक्शन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप होने लगे, तो सच प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पहाड़ पे पानी हो रहा है, तो जो पानी हो रहा है वो नीचे जो है आपको आता है, तो ऊपर से वाटर का नीचे फ्लो होना भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। ऐसा थोड़ी कभी होगा कि नीचे का पानी पहाड़ पे जाने लगे, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे चाय हमने रख दिया, पहले गर्म था, धीरे धीरे अपने आप क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो चाय का ठंडा होना क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपने कोल्ड टी रखा और कुछ देर बाद आप हॉट टी पी रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो नहीं होते हैं नेचर में। जैसे बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस होता है, गैल्वानिक रिएक्शंस, गैस फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मेटल को पानी में डालते हैं तो उसमें डिसोल्यूशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, मेटल को पानी में डालते हैं, तो 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो वैरायटी ऑफ प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्पॉन्टेनियस के बारे में लिख लेंगे बेटा। तो हम लोग देखते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम लोग एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड्स, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल है लेकिन क्वेश्चंस भी हैं जिसको अभी 1 by 1 सीखा जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 4 रूल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड 0th लॉ है। 0th लॉ तो कुछ नहीं है, वो कहता है कि अगर हम है और एक ये बॉडी है, तो अगर हम इस बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है और हम जो है इस बॉडी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इस बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, साइमल्टेनियसली हम इस बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो नेचुरल होगा कि ये मुट्ठी और ये मुट्ठी जो 2 अलग अलग बॉडी था ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। दिस इज द 0th लॉ, दिस इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड व्हाट इज द एम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एम है एनर्जी कंजर्व करना है। बट व्हाट इज द एम ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसकी एम है कि रिएक्शन स्वतः हो, अपने आप को स्पॉन्टेनियस हो रहा है, और रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस वही हो रहा है जिसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डे बाय डे द एंट्रोपी ऑफ द टोटल एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। बेसिकली हम लोग यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं। अगर पूरा यूनिवर्स है तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इस यूनिवर्स को पूरा आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया।
मतलब अब न हीट लॉस होगा न गेन होगा, बस यही एक सिस्टम ही है पूरा यूनिवर्स। और अब इसकी डे बाय डे एंट्रोपी बढ़ रही है। कहने में थोड़ा सा गजब लग रहा है, लेकिन इसकी धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन फीलिंग समझ में आएगी। तो एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व, जैसे एनर्जी पूरे यूनिवर्स का कंजर्व है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व, इट इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही स्टेटमेंट है कि दे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and according to this entropy of the universe increasing during irreversible process, मतलब एक डायरेक्शन वाला प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो रिवर्सिबल है तो थोड़ा बढ़ेगा तो घट जाएगा, तो वहां जीरो हो जाएंगे। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस हमें सिस्टम में कोई कंडीशन नहीं है कि बढ़ना चाहिए, सिस्टम का बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अभी आपने रिएक्शन सीखा था कि कोई रिएक्शन में डिक्रीज भी कर रहा था, किसी रिएक्शन में इंक्रीज भी कर रहा था। तो सिस्टम की स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से सिस्टम पर स्टडी करेंगे, सराउंडिंग का प्रेडिक्शन करेंगे। और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई कंडीशन नहीं है स्पॉन्टेनियस के लिए कि सिस्टम का बढ़ना चाहिए चाहे सराउंडिंग का बढ़ना चाहिए। सिस्टम और सराउंडिंग का बढ़ भी घट सकता है, लेकिन इन दोनों का सम दैट इज टोटल एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इनकी वैल्यू आपका स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा है कि फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द टोटल या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स 0, बट जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड इसी को आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंसंट्रेटेड है, जो एक जगह है, एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड है उसके दूसरे फॉर्म में स्प्रेड करने का काम करता है। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एनर्जी कंसंट्रेटेड इन अ स्पेस ट्रेंड्स टू स्प्रेड आउट। कहीं हम लोग जैसे पैदा हुए तो कहीं एक जगह मिट्टी में थे, पैक थे, जनसंख्या बढ़ा तो हम लोग बढ़ रहे हैं, दूसरे फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए फॉसिल्स फ्यूल था तो वो अंदर पैक था, उसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकाल करके लिक्विड में ले आया, फिर लिक्विड को हमने जला दिया, गैस बना दिया, तो एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब एंट्रोपी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एनर्जी इज स्प्रेडेड यानी एंट्रोपी इंक्रीजेस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिख लेंगे बेटा। बेटा व्हाट इज द एम ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हमने बोला कि जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रहा है तो मैंने यही सीखा है कि जो किसी भी अगर वाटर है लिक्विड, वाटर को गैस में चला गया, तो किसी भी सबस्टेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे हमेशा आप जो है पोटेंशियल एनर्जी यहां से हमने इसको यहां ले गया तो h हाइट में ले गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दिया, लेकिन हम जब भी निकालते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं कि किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। उसी तरह से लाइक दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी डज नॉट डिटरमिन ऑलवेज चेंज इन एंट्रोपी डिटरमिन करेंगे। तो जब किसी एक इसका एंट्रोपी पता नहीं है, इसका एंट्रोपी नहीं पता है, तो फिर चेंज भी कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई उसके लिए हमें एक केमिस्ट्री में एक और लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई परफेक्टली आइडियल सॉलिड है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, तो अगर कोई परफेक्टली आइडियल सॉलिड है और उसको हमने 0 केल्विन टेम्परेचर पे ले गया, -273 -273 केल्विन पे ले गया, तो उनके पास सभी तरह की ऑलमोस्ट वेलोसिटी 0 हो गया। ये मान रहे हैं अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन मान रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट वेरी लो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो उनमें किसी तरह का मोशन नहीं होगा, नो एनी ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल कुछ भी नहीं होगा वेरी लो टेम्परेचर पे, तो रैंडमनेस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो उनकी हम लोग एंट्रोपी 0 मानते हैं। फॉर द परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन इज 0। ऑल टाइप्स ऑफ मोशन क्या हो गया, 0। तो लगभग रैंडमनेस टेंड्स टू क्या हो गया, 0। वो परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल का हम लोग एंट्रोपी 0 मानते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल के लिए। एंड दिस स्टेटमेंट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप किसी क्रिस्टल को 0 मान लेंगे, यहाँ था, अब ये यहाँ गया तो
इसके रेस्पेक्ट में हम इनका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा चेंज में, तो 0 मान के इनके रेस्पेक्ट में दूसरे का फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लेंगे और चेंज हमें पता है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट यही कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज टेकन टू बी 0। स्टेटमेंट कॉपी में लिख लेंगे। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज टेकन टू बी 0। अब अगला मोटा हेडिंग डालेंगे कॉपी में कि हाउ टू डिटरमिन चेंज इन एंट्रोपी इन वेरियस प्रोसेस। हाउ टू डिटरमिन चेंज इन, अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हाउ टू डिटरमिन चेंज इन एंट्रोपी इन वेरियस प्रोसेस। तो हमेशा चेंज इन एंट्रोपी को हमने सिखा दिया Q रिवर्सिबल बाय T, Q रिवर्सिबल बाय T, एंड यहाँ T इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट वेरिएबल टेम्परेचर। T इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रहे। पहला फॉर फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये फॉर्मूला एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। मतलब जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दीज आर द आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट्स व्हाई चेंज इन एंट्रोपी, लिक्विड गैस में गया मतलब वेपराइज हो गया, लिक्विड गैस में गया तो वेपराइज हो गया। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वेपराइजेशन, VAP मतलब वेपराइजेशन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वेपराइजेशन इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। यहाँ T क्या फेंक देंगे? बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा H वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनके लिए जो सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी बराबर एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट्स, एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड अगर कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो ये इसमें जाए चाहे ये इसमें जाए, बबुआ रे फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड में जाए चाहे लिक्विड सॉलिड में जाए क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन बाय, यहाँ कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ कौन सा टेम्परेचर होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इतना कॉपी में ड्रॉ करिए, तो फिर एक आध दो क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।